अनिका को नाराज होकर जाते देख कुणाल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो रागिनी को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। अपने नए क्रश को खुद से दूर जाते रोकने के लिए कुणाल ने उसे आवाज दी, रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अनिका जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी, वैसे ही वो तुरंत रुक गई। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर उसने अपने आप पर संयम रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। तुरंत अनिका ने अपने पर्स से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की नमी कुणाल देखे। लेकिन कुणाल ये देखकर और टेंशन में हो गया। उसे लगा कि अनिका वहां से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस पहन रही है, इसलिए वो टेबल से उठकर अनिका के पास गया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। और फिर उसने धीरे से अनिका को कहा, देखो रागिनी, मैं सच नहीं जानता कि उस बच्चे को क्या हुआ। दरअसल वो अनिका के पापा गौतम ने ही उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। कुणाल, जो अब तक अनिका के पीछे खड़ा हुआ था, उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे से वो उसके सामने आया। अनिका, जो अपनी शॉक में थी, वो कुणाल को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहाँ वहां देखने लगी। अनिका की इस नर्वसनेस को देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम इन सब बातों से क्या लेना देना? अनिका अभी शॉक में खड़ी थी, लेकिन कुणाल का शक बढ़ ना जाए इसलिए अनिका ने किसी तरह बात बनाकर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक पूरी इंफॉर्मेशन ना हो मैं दोस्ती नहीं करती। कुणाल थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए कुणाल एक बड़ी ही फ्लर्टी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। अनिका बिना हाथ मिलाए कुणाल से सिर्फ इतना कहते हैं, इतनी आसानी से नहीं, तुम इंतजार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। कुणाल को रागिनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, शहर की लड़की है, नखरे तो करेगी ही। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। रिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाकर दुश्मनों का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल, 121, तुम एम्बुलेंस पर हमला करो। रेडी? तो ब्लास्ट एनिमी रेडी? 1, 2, 3, यस, वी वन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता है कि स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया में रिया के फैंस उसे वेल प्लेड, यू आर द बेस्ट के मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 25,000 से ज्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी रिया के पास। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मोर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। रिया ने अपना टैबलेट सोफे पर घुमाकर फेंका, खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्क शेक मंगवा लिया जाए। फोन उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी, तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते हुए उसे कहा था कि रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। रिया ने एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वो ही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया।
तभी रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ सनी और आर्यन ही मौजूद थे। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फोन पर झगड़ रहा था। किसी गेम में उस दोस्त की वजह से टीम हार गई थी। सनी उस दोस्त को समझा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो करे ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फोन उठाया। आर्यन अपनी मीठी प्यारी और धीमी आवाज में बोला, हेलो। तभी सामने से रिया हंसते हंसते कहती है, बच्चे हो मतलब छोटे पागल। ये कहकर रिया फिर हंसने लगी। आर्यन दिखने में हूबहू रिया जैसा था, लेकिन वो रिया से विपरीत था। आर्यन अपने होठों को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूं। रिया की हंसी रुक गई। फिर आर्यन ने इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? ये सुनकर रिया सोच रही थी कि मॉम ने सच ही कहा था, सामने सच में दो पागल रहते हैं, ऐसा उसे लगने लगा था। रिया को अब और ज्यादा शरारत सूझी। उसने आर्यन को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है? आर्यन को अपने छोटे हाथ से फोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो रिसीवर दूसरे हाथ में लेकर फोन के बगल वाली सीट पर बैठा और फिर उदास होकर उसने कहा, टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। आर्यन ने काफी वक्त से अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। रिया की आवाज सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसे उसका कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। उसने रिया से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? रिया को यह सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर स्कूल के नाम पर वो थोड़ा चिढ़कर बोली, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ, हर बच्चा स्कूल जाता है, तुम नहीं जाती क्या? आर्यन मायूस होकर बोला, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे, फिर पापा मुझे यहाँ ले आए। ये होटल पापा की है, अब हम यही होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर यहीं आती है मुझे पढ़ाने। रिया ने ऐसी सीरियस बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शॉक होते हुए आर्यन से पूछा, स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बनाकर रहते हो? अच्छा तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? आर्यन पीछे मुड़कर चेक करता है कि कहीं सनी तो नहीं आया। सनी को बिजी देखकर आर्यन फिर धीमी आवाज में बोलने लगा, नहीं, यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। रिया को आर्यन की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे आर्यन पर दया आ रही थी। रिया ने किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और आर्यन के सामने एक ऑफर रखी। अच्छा एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ दो चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, और इसीलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज में जैसे अचानक जोश आ गया हो। रिया ने भी खुश होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? रिया ने जवाब दिया, मैं तो सामने ही रहती हूँ। मैं और मेरी मॉम तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं, तुम मुझे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर बैठे सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर एक हाथ फोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। रिया ने एक हाथ कमर पर रखकर फोन का रिसीवर सिर पर पटका। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फोन करके बोल दूंगी कि मुझे पिज्जा खाना है, इसीलिए हम नीचे जा रहे हैं। वो जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज्जा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फोन रखती हूँ, तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। तभी आर्यन थोड़ा कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? रिया इम्प्रेस होकर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहनकर आना, मैंने भी वही पहना होगा, हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आर्यन को आइडिया पसंद आया। उसने फोन रखा और सनी की तरफ देखते हुए उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बनी दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर रिया ने अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया,
आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर पिज्जा, कम फास्ट। और वो मैसेज उसने अनिका को भेज दिया। कुछ ही पल में आर्यन अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। उसने देखा सनी अब भी कान में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा के लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। आर्यन दबे पांव मेन डोर तक गया। सनी को पता ना चले इस तरह दरवाजा धीरे से अनलॉक किया और सनी की ओर देखते हुए आर्यन रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। आर्यन की नजर सामने वाली स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। आर्यन कॉरिडोर में आगे बढ़ा। वो रिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर करके डोरबेल बजानी चाहिए, लेकिन वहां तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था, इसलिए उसने दरवाजा नॉक करने का सोचा। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आर्यन डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट से अनिका बाहर आ रही थी। उसके पापा को वहां ना देखकर आर्यन की जान में जान आई। वहीं अनिका आर्यन को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंकी और फिर वो आर्यन के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेंक कर बोली, आई एम सॉरी, मम्मा इज लेट। एक माँ होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखे जा रहा था। उसने पर्स से रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही पर्स से अपना मोबाइल भी निकाला। कार्ड को लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगी और इसके साथ ही वो आर्यन को रिया समझकर प्यार से डांट भी रही थी। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानियां बढ़ गई हैं तुम्हारी। तभी रूम अनलॉक होने की आवाज आई और इसी के साथ अनिका की नजर रिया के मैसेज पर पड़ी, Want to eat pizza, come fast। ये पढ़ते ही अनिका का गुस्सा फिर शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर आर्यन के गालों पर किस किया और बोली, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ये कहते ही अनिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वो आर्यन का हाथ पकड़कर सीधा उसे लिफ्ट में ले गई। इस सब के दौरान आर्यन बस अनिका को देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका के बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हूँ कि माँ तुम कहाँ थी। अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको, इसलिए उसने आर्यन को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर आर्यन को सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और जोर से अनिका को पकड़कर हग कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। अनिका धीरे धीरे आर्यन की पीठ को अपने हाथ से थपथपाने लगी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में आर्यन अनिका के कंधों पर सर रखकर सो गया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुका होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। अनिका आर्यन को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। रोहित बस अनिका को जाते देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ तो वो चलते हुए रुकी और फिर टर्न होकर रोहित की ओर मुड़ी। उसने देखा कि रोहित उसको घूर रहा था
अनिका के मुड़ के देखने पर रोहित को एहसास हुआ कि वो अनिका को एकटक देखे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा एम्बैरेस होकर यहाँ वहां देखकर खांसने लगा और हड़बड़ाहट में लिफ्ट के अंदर चला गया। रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल ना मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल ना होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकालकर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित ने झटके से अपना सर वापस लिफ्ट के अंदर ले लिया और फटाफट सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। अब तो उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। स्टील के दरवाजे होने की वजह से रोहित के मुक्के की गूंज पूरे होटल में सुनाई दी। टॉप फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो रोहित ने सामने देखा कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहने रिया लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? Why don't you listen to your dad? डैड? ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड, आखिर आपको ढूंढ लिया। ये डैड मिल गए, डैड मिल गए। रिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह रोहित को चिपक गई। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज क्या हो गया था? इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित ने आर्यन को दोनों हाथ से पकड़ा, उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया, बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? रिया ने रोहित को एक हाई फाई देकर कहा, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। रोहित आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा पॉजिटिव था, मगर आज उसका डरना सही था। उसे लगा कहीं आर्यन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। रोहित ने रिया को थोड़ा नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चलो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। रिया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। रिया ने रोहित को एक हाथ से इशारा करके झुकने को कहा। रोहित भी बिना देर किए झुक गया। रिया ने रोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो पिज्जा खाना है। रोहित ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने फोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया, हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे, क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना। वो बार बार एक ही चीज सोच रही थी, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। बगल में बैठा आर्यन चुपचाप अनिका को देख रहा था। आर्यन चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी ना टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया ना तो गेम खेल रही है ना तो कुछ बोल रही थी, वो बस अनिका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से लगा ली। अनिका रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने रिया को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी, इसलिए अनिका ने अपने पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, देखो क्या हो गया तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है गेम। Why don't you listen to your mom? आर्यन ने ये सुनते ही मुस्कुराकर अनिका से पूछा, Mom, I will listen to you. हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है, फिर उसके माथे को चूम कर पूछती है, Is everything all right? मासूम आर्यन ने हाँ में सिर हिला दिया।
अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और इतनी शांति से क्यों बैठे हो आज? आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, आई एम फाइन, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। आर्यन ये कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगा और फिर खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यन ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोच के अनिका आर्यन के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मम्मा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आर्यन जोरों से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? आर्यन ने अपनी टेबल पर खड़े होकर अनिका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेन्यू उठाकर पिज्जा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में रिया रोहित का हाथ पकड़े हवा में पांव उछालती हुई होटल की कॉफी शॉप में दाखिल हुई। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफी शॉप में पहुंचकर रिया ने कहा, रुको डैड, टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। रोहित रिया की हर एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज्जा आया। रिया पिज्जा देखकर खुश हो गई। उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। रिया मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? रिया की बातें सुनकर रोहित की टेंशन बढ़ने लगी। रोहित कुछ बोल पाए उससे पहले रिया खुद ही आगे बोल पड़ी, चलिए ये बताइए आप कहाँ थे अब तक? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बात कर रहा है? ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर कोई जादू तो नहीं किया? मारवा ग्रुप की 22 कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल का एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्यन को अनिका के चंगुल से बचाकर रहेगा। रोहित हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह को लगाकर कुछ सोच रहा था। रिया पिज्जा पर से अपना फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुनकर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल्स उसके टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, वाओ, मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप मुझे एक हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मजा आएगा। आर्यन की कमजोर मनोस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे जो जी में आए वो करो, बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस शातिर औरत जो 2402 रूम में रहती है उसकी बात मत सुनो। रिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो रोहित की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट, शी इज माय मम्मा। इतना सुनते ही रोहित ने मन बना लिया था कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यन का इलाज करवाएगा और अनिका पर केस करेगा। गुस्सा हुई रिया ने टेबल से उठकर रोहित से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा। और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। रोहित अपना फोन टेबल से उठाकर रिया के पीछे भागा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था।
लिफ्ट के पास जाकर रिया अटक गई। वो रोहित की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। रोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, रिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते, डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन सी वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। मगर उसे आर्यन समझकर उसके बदले बर्ताव को देखकर रोहित के टेंशन के मारे पसीने छूट रहे थे। रोहित वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाता है। डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही रोहित का फोन उठा लिया। हेलो रोहित, हाउ आर यू? मारवा परिवार की छोटी से छोटी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसलिए रोहित ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर रोहित ने थोड़ी दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल के किसी गेस्ट को उसने अपनी माँ समझ लिया है और वो। रोहित कहते कहते रुक गया और फिर उसने कुछ सोच कर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर अग्रवाल ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स रोहित, पैनिक होने की जरूरत नहीं, इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिन माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी माँ से बातें भी करते हैं। ये एक फेज है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना, आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फोन काट देते हैं। रोहित डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। रोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनिका आ रही थी। उसका गुस्सा अनिका के लिए 7वें आसमान पर था। वो अचानक अनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनिका को देखने लगे। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? अनिका को लग रहा था रिया उसके पीछे। वो रिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। अनिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और रोहित से बोली, देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि अनिका अपनी बचाव में आगे कुछ कहती, रोहित ने उसकी बात काट कर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जो सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर अनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से रोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। अनिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, देखिए, आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। रोहित अनिका की बात सुनकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि अनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। रोहित अनिका के पीछे देखने लगा। तभी अनिका ने भी मुड़कर देखा। अनिका हैरान हो गई, वहां रिया नहीं थी। अनिका पैनिक होकर लॉबी में रिया को आवाज देने लगी, रिया, रिया कहाँ हो तुम? परेशान अनिका ने पर्स से फोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। अनिका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फोन लगाया। रिया का फोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान पे लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसी थोड़ी स्वस्थ हुई वो वॉशरूम की ओर दौड़ी।
वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेजी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। आर्यन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठाकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा। और एक बात कहूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफी खुश लग रहा था। उसे सनी चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखिए, उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर गया, फिर वहां से लिफ्ट में सीधा यहाँ। सनी और आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास पास था। सनी ने वहीं से आर्यन के जैसा ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराकर बोला, पिज्जा खाने। नीचे अनिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहाँ जैसे ही उसे रिया दिखी, उसने रिया को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया। आज पूरी शाम तुम वेल बिहेव्ड थी। होटल में आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू। रिया भी मम्मी को किस करके कहती है, आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। अनिका मुस्कुराई और बोली, है ना, तो फिर से चलेंगे। इस बात पर रिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। अनिका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। स्वीट नंबर 2401 में सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। वो रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे, मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज्जा खा के आया है। लेकिन इसके बाद रोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। हाँ, मैं ही उसे लेकर गया था। अब शॉक लगने की बारी रोहित की थी। और आया है मतलब आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई। फेस है, निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपनी स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहां उसके बगल में रिया बेड पर लेटी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब ना करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी, और क्यों ना हो, आर्यन ने जिंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। मगर उसे पता था चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन धीरे से अपना सर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित लैपटॉप पर रोज की तरह अपने मेल्स चेक कर रहा था। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया।
रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थी, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो, वो बस आर्यन का एक फेस हो जो निकल गया हो। आर्यन ब्रश करके बाथरूम से बाहर आया। रोहित के पास जाकर एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह बोला, गुड मॉर्निंग डैड। रोहित ने आर्यन के कंधे पर हाथ रख के विश किया, गुड मॉर्निंग आर्यन, चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होगी। आर्यन हाँ में सिर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नजरें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। रोहित ने लैपटॉप बंद किया और आर्यन के पीछे लिविंग रूम में गया। डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था, ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सैलेड। आर्यन ने अपने ग्लास में जूस लिया और प्लेट में ही सैलेड लेकर खाने लगा। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामिनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर कामिनी को ये फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर ना हो जाए। कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकल के आने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, कामिनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफी तेजी से चला रहा था। कुछ देर तक कामिनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामिनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामिनी चलकर होटल में एंटर हुई। उसने देखा कुणाल वैले पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामिनी ने एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नजर रखी हुई थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामिनी तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, कामिनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कामिनी ने दीवार के कोने से लगकर देखा। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे, उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कुणाल ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। कुणाल लगभग धमकाते हुए उन्हें कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉल रूम में चला गया। कामिनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉल रूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, बीच में एक स्पॉटलाइट और एक मुझे फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वहाँ दरवाजे से अंदर आऊंगा, मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वो फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊंगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचूं, हॉल की सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी होटल का एक सफाई स्टाफ वहां आया। उसने कामिनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहां से भाग निकली। सफाई वाला उसे आवाज देने लगा, अरे मैडम, क्या हुआ मैडम? आवाज सुनकर कुणाल और बॉल रूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। सीनियर स्टाफ ने सफाई वाले से पूछा, क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? मनोज हंसकर बोला, पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी, उसके हाथ में उसके जूते थे। मैंने उससे पूछा कुछ चाहिए आपको, तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वो गलत फ्लोर पर आ गई थी। तभी कुणाल ने मनोज के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी।
बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। मनोज ने खुश होकर कुणाल से कहा, जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। जब अनिका उसे कॉफी शॉप में मिलने आई थी तब चुपके से कुणाल ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो, इसका नाम रागिनी है और ये तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें ये पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया, जैसे वो मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। मनोज ने तस्वीर देखी और मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कुणाल मनोज की पीठ थपथपाकर वहां से निकल गया। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पांव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। कामिनी ने दरवाजा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। वो अपनी जेब से फोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा, ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में पहुंच जाना। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपनी सारे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये नहीं पता चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। कामिनी ने आंखें ऊपर करके डैशबोर्ड पर रखे फोन को देखा। उसने नोटिफिकेशन में देखा कि कुणाल का मैसेज था। बिखरे बालों को अपनी आंखों के सामने से हटाते हुए कामिनी ने मैसेज पढ़ा, ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में पहुंच जाना। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसीलिए की थी ताकि आज शाम को वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी में कुणाल को तोहफे में दे दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। कामिनी ने तुरंत अनिका को फोन लगाया। अनिका ने जैसे ही फोन उठाया, कामिनी ने उसे एक ऑफर दे दी। सुनो अनिका, मुझे ये फार्मा कंपनी आज ही चाहिए, कीमत जो तुम चाहो। तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूं मैं। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद कर रही थी। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, मैं जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं और मेरी बच्ची खुश है। इससे ज्यादा ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना ही जरूरत। अनिका का ये जवाब सुनकर कामिनी ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कस के पकड़ा। फिर अपना एक हाथ जोर से विंडो के कांच पर दे मारा। फोन पर चिल्लाते हुए कामिनी ने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कंपनी ना मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना कुणाल कितना प्यार करता है मुझसे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉल रूम शाम 6 बजे। इतना कहकर कामिनी ने फोन कट कर दिया। अनिका हैरान हो गई। कामिनी जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो अनिका के पास्ट से जुड़ी थी, पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी, या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी, या फिर उसकी खोई बेटी की? अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। शरारती रिया स्कूल प्रोजेक्ट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। डोरबेल बजते ही उसने ऐलान कर दिया, दरवाजा मैं खोलूंगी। रिया ने दरवाजा खोला। सामने रूम सर्विस करने आया मनोज खड़ा था। मनोज ने बड़े प्यार से रिया को पूछा,
मैम, रूम सर्विस। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मनोज वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में खड़ी अनिका पर गया। मनोज को तुरंत एहसास हो गया कि ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। रूम की क्लीनिंग पूरी करने के बाद मनोज ने अपना वैक्यूम क्लीनर उठाया और दूसरे हाथ से कैप थोड़ा ऊपर करके अनिका से बोला, थैंक यू मैम, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। अनिका ने अपने पर्स से 100 का नोट निकाला और मनोज के हाथ में थमा दिया। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। जाते हुए मनोज फिर से मुड़ा और मुस्कुराकर अनिका को थैंक यू कहा। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में जो लिखा था वो पढ़कर अनिका सरप्राइज हो गई। लेटर में लिखा था, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल बॉलरूम। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि यह हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी, कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहां क्यों बुलाया था? प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का आईडी हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मैरी 35 वर्ष की ऊंची, सांवली और काफी प्रभावशाली पर्सनालिटी वाली औरत थी। मैरी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैरी की चाल थोड़ी अजीब थी। वो चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही हो। आर्यन के कमरे से बाहर निकलते ही मैरी जोर जोर से रोहित को आवाज लगाने लगी। मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, योर सन इज जस्ट इम्पॉसिबल। मिस्टर रोहित, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को ये बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी ये बात सुनता वो बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि आर्यन एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का था। रोहित को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। रोहित ने टीचर से रिक्वेस्ट की। रोहित ने मैरी को सोफे पर बैठने की रिक्वेस्ट की। प्लीज बैठिए, क्या हुआ है मुझे बताएंगी? मिस्टर रोहित, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू? आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में भी हो तो मैं समझ सकती हूँ। आर्यन हर सब्जेक्ट में 0 है। ईवीएस उसे बोरिंग लगती है और उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ना तो वो होमवर्क करता है, ना तो ट्यूशन के वक्त पढ़ाई में ध्यान देता है। आई एम फेड अप मिस्टर रोहित। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वो चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। रोहित ने ड्रॉर से चेक बुक निकाली और एक चेक साइन करने लगा। रोहित ने टीचर से कहा, देखिए टीचर, मैं इस महीने से आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आर्यन को पढ़ा दें। मैरी ने रोहित को साइन करने से रोक लिया। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की आईक्यू नहीं बढ़ा सकती। आर्यन इज अ स्पेशल चाइल्ड। आई थिंक ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैरी टीचर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। रोहित बेडरूम में आर्यन से बात करने ही जा रहा था कि फिर से सैम का फोन आया। इस बार रोहित ने सैम का फोन उठा लिया। बोलो सैम। सर, मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है। सर, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वो मनाली का है। इतना ही नहीं सर, वो डॉक्टर अमृता इस वक्त आपके होटल पैराडाइज में है। सर, यू कैन फाइंड हर नाउ। रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थी। डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, दिस इज अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारे होटल में है और हमें उसे ढूंढना है। होटल पैराडाइज बॉलरूम। शाम के 6 बज चुके थे। बॉलरूम में एक एक करके कुणाल के सारे दोस्त आने लगे थे।
मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे कुणाल के दोस्त थे। इनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स रोज किसी न किसी पार्टी में जाने के आदी थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियां, फोन और गैजेट्स शो ऑफ करने में लगे थे। लड़कियां अपने डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अनिका कामिनी को ढूंढती हुई बॉल रूम में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ती में भी अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़के की नजर अनिका पर पड़ते ही उस पर थम गई थी। बेचारे अनिका ने बिना किसी कसूर के काफी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे, उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। वो चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। होटल रिसेप्शन। लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज लगाई। Did you find डॉक्टर अमृता in the system? एक रिसेप्शनिस्ट जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी, उसने कहा, सर, डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। रोहित ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, हाउ इज इट पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारे होटल में ही मौजूद है एंड आई वांट टू मीट हर, इट्स अर्जेंट। ये कहकर रोहित ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। रोहित के गुस्से से ज्यादा उसकी पर्सनालिटी से डर लगता था रोहित के स्टाफ को। एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके रोहित से कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, मगर वो यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफी शॉप में खाना खाने या कॉफी पीने आए हो। ये सुनते ही रोहित कॉफी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। बॉल रूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता। एक लड़के ने तो अनिका को बॉलीवुड की फिल्म ही ऑफर कर दी। अनिका सबसे बस एक ही चीज कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। कामिनी ने ऑफ शोल्डर वन पीस गाउन पहना हुआ था। गाउन की लंबाई कुछ ज्यादा थी। कामिनी ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरों का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टडेड झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामिनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामिनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी बताओ किस बात की पार्टी है आज? कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? ये सुनकर कामिनी की गाल लाल हो गई। वो चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। कामिनी ने दोनों हाथ उठाकर सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा, तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा। वाइन की बोतलें घूमने लगी। लड़के लड़की आपस में डांस करने लगे। वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वो उसके पास जाए। अनिका कामिनी के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिका ने कामिनी को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। कामिनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों को चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में कामिनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी अनिका कामिनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़े रूडली अनिका से कहा, सच बताओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे शादी तोड़ देगा? ये तुम्हारा वहम है। अनिका कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका कामिनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है? कामिनी की आवाज अब जोर पकड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो, और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता ही नहीं क्या करती।
अनिका ये बात सुनकर चौंक गई। उसने कामिनी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? कामिनी को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बात कोई नहीं सुन पाएगा। कामिनी ने ग्लास में से जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज से बोली, मेरी माँ ने तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामिनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उठते देख कामिनी को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए कामिनी ने कहा, मगर तुम्हारा मन नहीं बदल पाई मेरी माँ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं कि सवारा के साथ रात बिता कर आई थी। शी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। अब जाओ यहाँ से, कुणाल दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अनिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। वो फिर से कामिनी को गिड़गिड़ा कर पूछने लगी, देखो कामिनी, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज बताओ मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनिका की तड़प उसकी आंखों और उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हाथों से कामिनी के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का ग्लास कामिनी के कपड़ों पर उलट गया। कामिनी अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। You stupid woman, stay away from me. मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। Get out of here. कामिनी ने अनिका को धक्का मारा। अनिका जमीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी मगर उसका फोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी कामिनी की बातें काफी लोगों ने सुनी। कामिनी पूजा के साथ अपनी ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक बॉल रूम की लाइट्स ऑफ हो गई। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। होटल पैराडाइज कॉफी शॉप। कॉफी शॉप में रोहित हर टेबल पर जाकर डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे डॉक्टर अमृता नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर 4th फ्लोर पर बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट हो। ये सुनते ही रोहित बिना टाइम गवाए बॉलरूम की ओर जाने लगा। बॉलरूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से कुणाल बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूं, बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाजें करने लगे, अरे कौन है वो लड़की, हमें भी तो बताओ। किसी ने कहा, अरे भाई जरा खुल के बोलो जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉलरूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग्स पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामिनी पूजा के साथ बाहर आई। कामिनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वो धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। कामिनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपनी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनिका को ये सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहां देखने लगी। कामिनी को जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामिनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली, कुणाल ये क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया।
वो उठकर बोला, कामिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? कामिनी की सांस फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामिनी से कहा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामिनी पर। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते रोते कुणाल को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा? इस बेशर्म लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया? ये सुनकर कुणाल कामिनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप! तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती क्या हो तुम रागिनी के बारे में? कामिनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये रागिनी नहीं, अनिका है। वो मोटी अनिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। ये सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे, उससे पहले कामिनी ने अनिका की बाजू पकड़कर उसे बॉल रूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बनाकर रख दिया मेरा कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कामिनी ने अनिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने अनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामिनी ने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामिनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉल रूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज में बोला, What is going on? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? रोहित ने कामिनी का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी। देखो, होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़े पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। तभी रोहित का फोन बजा। रोहित ने जब फोन उठाया तो सैम ने कहा, सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। सर मुझे लगता है अब तक तो वो होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज्यादा देर वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फोन अपने सर पर पटका और बॉल रूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉल रूम में मौजूद लोगों को पूछा, यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नजरें नीची कर ली, मानो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफी इंटरेस्टिंग गेम के बीच था। सनी की टीम हार रही थी। उनके काफी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने ऑपोजिट टीम के सारे प्लेयर को मारकर गेम जीत लिया था। जीत पर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, ये मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन फॉर अस गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज।
वन पिक, एक बार मिलो मुझे। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ यू वॉन्ट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। ये सुनकर सनी सोफे के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? आई मीन मनाली टू। सनी अपनी पाँव पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। उसने एक साथ 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसके होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम ऑल्सो इन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि ये सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्रेसिडेंट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकाल कर भेजी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल, द फेमस इंटरनेट गेमर, और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था।